नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डीएससी 4 को कवर करा था, जिसमें कि हमने इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश लैंग्वेज के इवोल्यूशन को देखा। आज की इस वीडियो में हम डीएससी 5 को कवर करेंगे, जो कि है 16 टू 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। हम इसके सारे एग्जाम पॉइंटर्स को देखेंगे, हर एक टेक्स्ट की समरी को देखेंगे और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमको हमारे एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो काफी इंसाइटफुल और डिटेल्ड होने वाला है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। दोस्तों किसी भी प्ले को समझने से पहले हमें उस जमाने को समझना पड़ेगा जब ये लिखा गया था। पहले के जमाने में मिडिवियल पीरियड्स में यानी कि प्ले सिर्फ चर्च के अंदर होते थे। इनका मकसद सिर्फ लोगों को रिलीजन सिखाना होता था। लेकिन 16th सेंचुरी में आया रेनेसा। इसका मतलब है रीबर्थ, यानी फिर से जन्म लेना। अब लोग सिर्फ भगवान के बारे में नहीं, बल्कि इंसान की काबिलियत के बारे में सोचने लगे थे। ध्यान दीजिए, ये एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। शेक्सपियर से पहले कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे। इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। इन्हीं लोगों ने इंग्लिश ड्रामा को प्रोफेशनल बनाया। क्रिस्टोफर मार्लो इनके लीडर माने जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे पहले सुपरस्टार पर, डॉक्टर फॉस्टस, जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। कौन है डॉक्टर फॉस्टस? इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टूडेंट जिसे सब कुछ आता है। फॉस्टस विटेनबर्ग का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जो कि जर्मनी में है। उसने लॉजिक, मेडिसिन, लॉ और थियोलॉजी सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन वो बोर हो गया था। उसे लगता था कि ये सब कुछ नॉर्मल इंसान भी कर सकते हैं। उसे बनना था गॉड, यानी कि भगवान। उसे चाहिए थी अनलिमिटेड पावर और नॉलेज। फॉस्टस ने डिसाइड किया कि वो नेक्रोमेंसी यानी कि काला जादू सीखेगा। उसने लूसीफर, जो शैतानों का राजा है, उसके सर्वेंट मेफिस्टोफेलिस को समन किया, यानी कि उसको अपने पास बुलाया काला जादू सीखकर। इसमें हमको ये याद रखना है कि फॉस्टस ने एक डील साइन की थी। उसने कहा, मैं अपनी सोल यानी कि अपनी आत्मा लूसीफर को दे दूंगा, बदले में मुझे 24 साल के लिए मेफिस्टोफेलिस की सर्विस और अनलिमिटेड पावर चाहिए। उसने ये डील अपने खून से साइन की थी, यानी कि अपने ब्लड से साइन की थी। 24 साल बिल्कुल उसने वेस्ट कर दिए। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फॉस्टस ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, पर लेकिन अपनी पावर का किया क्या? फॉस्टस ने 24 साल सिर्फ छोटे-मोटे जादू दिखाने में बर्बाद कर दिए। वो रोम गया और पोप का मजाक उड़ाया। उसने लोगों पर मैजिक ट्रिक्स किए। उसने अपनी इतनी बड़ी पावर को सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज किया। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। प्ले के एंड में वो हेलेन ऑफ ट्रॉय की आत्मा को बुलाता है। वहां वो अपनी सबसे फेमस लाइन बोलता है, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड द 1000 ships? ये ब्यूटी के पीछे उसकी दीवानगी दिखाता है। जैसे ही 24 साल खत्म होने लगते हैं, फॉस्टस डर गया। उसने चाहा कि वो माफी मांग ले, यानी कि रिसेप्टेंस कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसकी प्राइड यानी उसका घमंड बहुत बड़ा था और उसे हमेशा लगता रहा कि अब देर हो चुकी है, अब गॉड उसे माफ नहीं करेंगे। जैसे ही 24 साल पूरे होते हैं, तो रात के 12 बजे ही शैतान आया और फॉस्टस की आत्मा को नर्क यानी कि हेल ले गया। चलिए अब जल्दी से कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं जो आपको एग्जाम में टॉपर बना सकते हैं। फॉस्टस एक टिपिकल रेनेसा हीरो है। क्यों? क्योंकि वो हर लिमिट तोड़ना चाहता है। वो कहता है, मुझे सब कुछ जानना है और सब कुछ कंट्रोल करना है। फॉस्टस के कंधों पर दो फरिश्ते यानी एंजल बैठे होते हैं, इसको भी हमको याद रखना है। गुड एंजल कहता है माफी मांग लो और एविल एंजल कहता है पावर को एंजॉय करो। ये फॉस्टस के अंदर चल रही लड़ाई यानी कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। जब फॉस्टस ने मेफिस्टोफेलिस से पूछा कि हेल कहाँ है, तो मेफिस्टोफेलिस ने कहा, हेल कोई जगह नहीं, हेल एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप भगवान से दूर हैं तो आप नर्क में ही हैं। ये पॉइंट एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए बेस्ट है। मार्लो ने ये प्ले ब्लैंक वर्स में लिखा था। इसे मार्लोज माइटी लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। तो दोस्तों ये था डॉक्टर फॉस्टस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये कहानी और इसके थीम सब क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों यूनिट 1 में हमने क्रिस्टोफर मार्लो और उनके डॉक्टर फॉस्टस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब हम मूव करते हैं यूनिट 2 पर, जहां हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े नाम विलियम शेक्सपियर के बारे में और उनके डार्क प्ले मैकबेथ की। दोस्तों मैकबेथ को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा जो उस जमाने के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। उस वक्त लोग मानते थे कि किंग यानी कि राजा को भगवान ने चुना है। अगर आप किंग को मारते हो तो आप सिर्फ एक मर्डर नहीं कर रहे, बल्कि आप भगवान के बनाए हुए सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, ये एक इनविजिबल लैडर यानी सीढ़ी जैसा है
सबसे ऊपर इसके गॉड होते हैं, फिर एंजल्स होते हैं, फिर किंग्स होते हैं, फिर ह्यूमंस होते हैं और लास्ट में एनिमल्स होते हैं। अगर आप कोई जगह छोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हो, जैसे कि मैकबेथ इस प्ले में करेगा, तो पूरी दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि मैकबेथ सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये नेचर और सुपर नेचुरल के बीच की लड़ाई है। कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड में, जहाँ बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। तीन विचेस मिलती हैं, जिन्हें द वियर्ड सिस्टर कहा जाता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। ये विचेस प्ले के शुरू में एक लाइन बोलती है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसका मतलब है जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इनकी बातें हमेशा इक्विवोकेशन होती हैं, यानी ऐसी बातें जो सुनने में सच लगती हैं पर असलियत में धोखा होती हैं। विचेस मैकबेथ को प्रोफेसी सुनाती हैं, तुम थेन ऑफ कॉर्डोर बनोगे, तुम किंग बनोगे यानी कि राजा बनोगे, लेकिन बैंकों के बच्चे फ्यूचर में किंग बनेंगे। अब आते हैं हमारे हीरो पर। मैकबेथ एक बहुत ही ब्रेव और लॉयल जनरल है, लेकिन जैसे ही किंग बनने की प्रोफेसी वो सुनता है, उसके अंदर का लालच जाग जाता है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। मैकबेथ का ट्रैजिक फ्लॉ यानी कि हमर्शिया उसकी वॉल्टिंग एम्बिशन है। वो इतना आगे बढ़ना चाहता है कि वो सही और गलत में फर्क भूल जाता है। जब मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को लेटर लिखकर ये बताता है, तो वो मैकबेथ से भी ज्यादा एम्बिशियस निकलती है। उसे लगता है कि मैकबेथ बहुत ही डेयरी मिल्क यानी मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस जैसा सॉफ्ट है, वो किंग डकन का मर्डर नहीं कर पाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, लेडी मैकबेथ का अनसेक्स मी हेयर सॉलिलॉकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। वो शैतानी ताकतों को बुलाती है और कहती है, मुझे औरत की सॉफ्टनेस से दूर कर दो और मुझे क्रुएलिटी से भर दो। वो 17th सेंचुरी के ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को तोड़ती हुई दिखाई गई है। लेडी मैकबेथ के उकसाने पर मैकबेथ किंग डकन को उनके ही घर में मार देता है, लेकिन इसके बाद मैकबेथ की लाइफ नर्क बन जाती है। उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं, उसे हवा में खून से सनी हुई तलवार डैगर दिखाई देने लगती है। मैकबेथ कहता है, मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर। उसने नींद का कत्ल कर दिया है क्योंकि अब उसका कंसाइंस उसे सोने नहीं दे रहा है। मैकबेथ कहता है कि अगर वो अपने हाथ प्योर ओशन यानी कि समुंदर में भी धो ले तो पूरा समुंदर लाल हो जाएगा और उसके हाथ साफ नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, ड्यू के एग्जाम्स में क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बहुत पूछा जाता है जेनेट एडलमैन की सफोकेटिंग मदर्स बुक से। जेनेट एडलमैन कहती हैं कि मैकबेथ में वुमेन्स यानी कि औरतें विचेस और लेडी मैकबेथ जो की हैं बहुत ही पॉइजनस और डेंजरस दिखाई गई हैं। वो कहती हैं कि लेडी मैकबेथ अपनी फेमिनिटी को खत्म करके एक शैतानी माँ बन जाती है। मैकबेथ का पूरा डर ये है कि वो एक औरत से पैदा हुआ है, इसलिए वो विचेस की बात पर भरोसा करता है कि कोई ऐसा इंसान उसे नहीं मार सकता जो औरत से पैदा हुआ हो यानी कि बॉर्न ऑफ वुमेन हो। लेकिन एंड में मैकडफ उसे मार देता है क्योंकि वो नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि सी सेक्शन यानी अनटाइमली रेप से पैदा हुआ था। एडलमैन कहती हैं कि ये मैटरनल पावर से बचने की एक कोशिश है। चलिए यूनिट 2 को रैप अप करते हैं। इक्विवोकेशन विचेस की आधी अधूरी सच्चाइयों के लिए एक की टर्म है। लेडी मैकबेथ को एज अ ट्रैजिक कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। शुरू में वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन एंड में वो पागल हो जाती है और बार बार अपने हाथ धोती रहती है। स्लीप वॉकिंग सीन इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इमेजरी इसमें काफी अच्छी खासी यूज की गई है। प्ले में ब्लड, डार्कनेस और स्लीप की इमेजरी का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। नेचर वर्सेस अननेचुरल को इसमें दिखाया गया है। जब मैकबेथ किंग को मारता है तो घोड़े एक दूसरे को खाने लगते हैं और दिन में अंधेरा हो जाता है। ये दिखाता है कि मैकबेथ ने नेचर के खिलाफ पाप किया है। दोस्तों, आई होप मैकबेथ की ये डार्क और इंटेंस स्टोरी अब आपके दिमाग में एकदम से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, यूनिट 3 शुरू करने से पहले एक छोटा सा गैप समझते हैं। 1642 में प्योरिटन्स ने थ्रेटर्स को बंद कर दिया था। बेसिकली प्योरिटन्स का यहाँ पर रूल आ गया था, तो उन्हें लगता था कि थ्रेटर किसी पाप से कम नहीं है, इसलिए उन्होंने थिएटर्स को बंद कर दिया था। फिर 1660 में किंग चार्ल्स टू वापस आए और शुरू हुआ रिस्टोरेशन पीरियड। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। रिस्टोरेशन पहली बार था जब इंग्लिश स्टेज पर एक्ट्रेसेस को अलाउ किया गया था। इससे पहले लड़के ही लड़कियों का भी रोल करते थे। और इसी माहौल में हमारी राइटर एफ्रा बेन पहली ऐसी औरत बनी जिन्होंने लिखकर अपने अर्निंग्स कमाए। ये प्ले सेट है नेपल्स में और वक्त है कार्निवल का, और प्ले का नाम है द रोवर। इसमें हमको ये याद रखना है कि कार्निवल एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ सब लोग मास्क पहनते हैं। मास्क की वजह से कोई किसी को नहीं पहचानता, तो लोग वो सब कर सकते हैं जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते थे। एफ्रा बेन ने मास्क को एक टूल की तरह यूज किया है ताकि औरतें अपनी मर्जी से अपने पार्टनर चुन सके।
चलिए मैं आपको प्ले के 3 सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से मिलवाता हूँ। सबसे पहला है विलमोर, जो कि है द रोवर। ये हमारा हीरो है, जो एक लिबरेंटीन है, यानी कि एक आवारा और बिना कमिटमेंट वाला इंसान है। वो हर लड़की के पीछे भागता है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। विलमोर को रेक कहा जाता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो दिल तोड़ने में माहिर हो। दूसरी कैरेक्टर है हेलेना, जो कि द न्यू वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। हेलेना को उसके घर वाले एक नन बनाना चाहते हैं, यानी वो कॉन्वेंट में रहेगी। लेकिन हेलेना बहुत ही विटी और तेज तर्रार है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हेलेना और विलमोर की विट कॉम्बेट, यानी उनकी बातों की लड़ाई में, जो कि बहुत ही फेमस है। हेलेना दिखाती है कि एक औरत भी मर्द के बराबर स्मार्ट हो सकती है। एंजेलिका बियांका, द कोर्टियन। एंजेलिका एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट है। वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है और उसका पोस्टर पूरे शहर में लगा है। ध्यान दीजिए, एंजेलिका कहती है नथिंग बट गोल्ड शेल चार्म माय हार्ट, लेकिन वो विलमोर से सच्चा प्यार कर बैठती है और उसका दिल टूट जाता है। ये दिखाता है कि उस जमाने में प्यार भी एक कमोडिटी, यानी कि एक बिकाऊ चीज बन चुकी थी। द रोवर एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली ये भी बता देता हूँ आपको। ये अपर क्लास लोगों के दिखावे, यानी उनके प्रिटेंशन का मजाक उड़ाती है। इसमें विट, यानी कि होशियारी, और सटायर, यानी कि व्यंग का यूज किया गया है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। एफ्रा बेन दिखाती है कि मर्द जो रोव, यानी जो घूमते हैं, उन्हें हीरो माना जाता है। पर अगर एक वुमेन ऐसा करे तो उसे बुरा कहा जाता है। वो मेन के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करती है इस प्लॉट के अंदर। प्ले में एक और कैरेक्टर है ब्लंट, जो कि एक बेवकूफ किस्म का इंसान है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे एक लड़की ठग लेती है। इसके बाद ब्लंट बहुत गुस्सा हो जाता है और इनोसेंट लड़कियों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि ब्लंट का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि जब कोई मेन अपना ईगो हर्ट फील करते हैं तो वो कितने ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने फॉस्टस से लेकर द रोवर तक का सफर कर लिया। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ये ड्रामा कैसे इवॉल्व हुआ, तो आप ये पॉइंट्स को मेंशन कीजिएगा और इसके अराउंड अपना आंसर डेवलप कीजिएगा। 16th सेंचुरी मार्लो का टाइम था। यहाँ हीरो गॉड बनना चाहता था। फोकस था ह्यूमनिज्म और नॉलेज पर। अर्ली 17th सेंचुरी, जिसमें हमने शेक्सपियर को पढ़ा, यहाँ फोकस शिफ्ट हुआ इंसान के दिमाग, यानी साइकोलॉजी और डिवाइन राइट्स ऑफ किंग पर। ट्रेजेडी थोड़ी डार्क हो गई इस टाइम पे। लेट 17th सेंचुरी, जहां पर हमने एफ्रा बेन को पढ़ा, अब फोकस है सोशल रियलिटी, जेंडर डायनेमिक्स और मेन और वुमेन के रिश्तों पर। मार्लो के लिए ब्लैंक वर्स वर्ड का यूज कीजिए, शेक्सपियर के लिए हमेशा कीवर्ड का यूज कीजिए और एफ्रा बेन के लिए कॉमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन और कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर्ड का यूज कीजिए। दोस्तों, अगर आपने ये 3 यूनिट्स अच्छे से समझ लिए तो आप डीयू के डीएससी 5 एग्जाम के लिए एकदम एग्जाम रेडी हैं। हमने हिस्ट्री से लेकर साइकोलॉजी तक इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है। तो दोस्तों, ये था डीएससी 5 का कंप्लीट पोस्टमार्टम। उम्मीद है आपके पास होंगे अब ढेर सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम्स में लिख के आने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।